हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ निशा एंड मैं लाई हूँ आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज। सो वेलकम टू माई माइक्रोबायोलॉजी सीरीज। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं कालाजार के ऊपर, हाइपर सेंसिटिविटी एंड हर्पिस वायरस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 एंड ये वर्सिला जोस्टर वायरस के बारे में स्टडी कर चुके। आज की जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हर्पिस वायरस 4, जिसे एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो एप्स्टीन बार वायरस में जो अपन लोग स्टडी करेंगे वो है इसकी मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में अपन लोग देखेंगे कि इसका जो मेन काउजिंग एजेंट है वो क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, जो कि ह्यूमन में ट्यूमर काउज करने का एक रीज़न है। तो ये ट्यूमर कहाँ कहाँ काउज करेगा, तो जनरली इन्फेक्शन से नेजोफेरेंजियल रीजन में कर रहा है, तो ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा काउज कर सकता, ये बुर्किट्स लिम्फोमा काउज कर सकता, हॉटकिंस डिजीज काउज कर सकता एंड बी सेल लिम्फोमा काउज कर सकता। ओके, तो अब आते हैं इसके मार्फोलॉजी के ऊपर। तो ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हर्पिस वायरिडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और इसका सब फैमिली क्या है, ये इसका सब फैमिली वो है गामा सब फैमिली, जिसको हर्पिस वेरिनी बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता। ठीक है, इसमें 3 क्लासेस ऑफ एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, 3 क्लासेस ऑफ एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें आपका हो गया लैटेंट फेज आपका हो गया अर्ली फेज, लैटेंट फेज, अर्ली फेज एंड लेट फेज। ठीक है, तो लैटेंट फेज में क्या है कि जो ईबी का न्यूक्लियर एंटीजन होता, और ये क्या होता है, इसमें लैटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन होता। ठीक है, ईबीबी एप्स्टीन बार वायरस न्यूक्लियर एंटीजन प्रेजेंट होगा, ईबीएन जिसे बोल देंगे, और लैटेंट मेम्ब्रेन होगा प्रोटीन, लैटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। अर्ली एंटीजन में क्या देखने को मिलेगा, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। लेट एंटीजन में आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेगा, जो कैप्सूल एंड इन्वेलप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसके 3 क्लासेस में कौन कौन से, एक पहला लेटेंट, देन अर्ली एंड लास्ट लेट फेज। लेटेंट फेज में हम लोगों ने देखा कि ईबीबी न्यूक्लियर एंटीजन देखने को मिलेगा, और साथ साथ लेटेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको मिलेगा। अर्ली एंटीजन में आपको प्रोटीन नॉन स्ट्रक्चरल होगा, जो कि वायरल के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, एंड लेट एंटीजन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेंगे, जो कि कैप्सिड एंड ये इन्वेलप का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस में भी अपन देखेंगे क्या, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, इसका ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है। ये तो बहुत लाइट हो गया। इसका ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, तो ट्रांसमिशन इसमें ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा। दूसरा क्या होगा, ये इन्फेक्टेड सैलिब्री सिक्रेशन, ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट होगा। तो ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा, स्लाइवा का जो सिक्रेशन है वो इन्फेक्ट कर जा रहा था, जिसकी वजह से वो ये हमारे ओरल रीजन और फेरिंग्स रीजन को इन्फेक्ट कर दे रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, ईबीबी रिसेप्टर। ईबीबी रिसेप्टर क्या करेगा, बाइंड करेगा CD21 एंड CR2 रिसेप्टर से। ठीक है, ईबीबी रिसेप्टर क्या करेगा, बाइंड करेगा CD21 एंड CR2 रिसेप्टर से, किसमें, बी सेल्स में। बी सेल्स में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये रिसेप्टर हमें देखा जाता है फेरेंजियल एपिथेलियल सेल्स में भी इस तरह के रिसेप्टर्स फाइंड होते हैं। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शंस काउज करेगा। प्राइमरी इन्फेक्शन जो आपका काउज होगा वो किससे काउज होगा, ओरोफेरिंग्स के थ्रू होगा। इसमें क्या करेगा, ईबीबी वायरस है वो ये रेप्लिकेट करेगा एपिथेलियल सेल्स में। ईबीबी वायरस का रेप्लिकेशंस होगा एपिथेलियल सेल्स में, फिर वो क्या करेगा, ये सरफेस बी लिम्फोसाइट्स
एंड फेरिंग्स सैलिब्री ग्लैंड से जाकर के ये बाइंड करेगा, फिर इन्फेक्ट करेगा बी सेल को। बी सेल सब इन्फेक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इमॉर्टलाइज्ड बाय द वायरस। ये वायरस के द्वारा क्या होता, इमॉर्टलाइज्ड होता और सिंथेसाइज्ड करता इम्यूनोग्लोबिन, पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो मेनी ऑफ दिस ऑटो इम्यूनिटी, इसमें ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल आपका हो गया है हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टू शिप आरबीसी एंटीजन, इसमें स्टिमुलेट करेगा ये CD8 टी लिम्फोसाइट्स को करेगा, और ये लास्ट में क्या कर देगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को काउज कर देगा। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये EBV मतलब एप्स्टीन बार वायरस रेप्लिकेट करेगा एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे, और ये एपिथेलियल सेल्स पे या फिर सरफेस बी लिम्फोसाइट या फिर एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे ये रेप्लिकेट करेगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट हुआ, जनरली फेरिंग्स एंड सैलिब्री ग्लैंड में, फेरिंग्स और सैलिब्री ग्लैंड को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो बी सेल्स है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड बी सेल्स किसके द्वारा, इस वायरस इसको इमॉर्टलाइज्ड कर देगा। तो ये सिंथेसाइज करेगा इम्यूनोग्लोबिन दैट मीन एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करेगा। इसमें से बहुत सारे एंटीबॉडी कैसे होते हैं, ऑटो एंटीबॉडी होते हैं, जिसमें इसके एग्जांपल में हो गया हेट्रोफिल एंटीबॉडी टू शिप आरबीसी एंटीजन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, स्टिमुलेशन कर देगा CD8 टी लिम्फोसाइट्स को और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर देगा। तो इस प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे काउज हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन हमारे ओरोफैरिंग्स में होगा। 3 फेरिंग्स होगा, ओरो, नेजो और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स में ये प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, EBV वायरस आएगा, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और उसको इन्फेक्ट वहाँ पे रेप्लिकेशन शो करेगा, और वहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है उसके सरफेस पे रेप्लिकेट करेगा। जैसे फेरिंग्स हो गया, उसका में सैलिब्री ग्लैंड होगा, यहाँ पर वो रेप्लिकेशंस करेगा। फिर जो इन्फेक्टेड बी सेल्स है वो इमॉर्टलाइज्ड हो जाएगा वायरस के द्वारा। तो इन्फेक्टेड बी सेल्स ही खुद वो बी सिंथेसिस कर देगा और एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबिन का, पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस कर देगा, जिसमें से बहुत सारे एंटीबॉडी क्या होंगे, ऑटो एंटीबॉडी और होंगे। इसके एग्जांपल में हो गया हेट्रोफिल एंटीबॉडी, जो कि ये सिप आरबीसी एंटीजन है। सिप आरबीसी का एंटीजन के लिए फॉर्म्ड होता। ठीक है, तो ये लास्ट में स्टिमुलेट कर देगा टी लिम्फोसाइट्स को और वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर देगा। तो सिंपली क्या हुआ, EBV वायरस हमारे ये ओरल रीजन में, फेरिंग्स में, सैलिब्री ग्लैंड में आया, वहाँ पे रेप्लिकेशंस किया, बी सेल को इन्फेक्ट किया, जिसके वजह से बी सेल्स का क्या काम है, एंटीबॉडी को जनरेट करना। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, इम्यूनोग्लोबिन, पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, टी सेल स्टिमुलेट हो गया और वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बना दिया। तो इससे पता चलता है कि प्राइमरी इन्फेक्शंस काउज हो चुका है। और सेकेंड इज द ऑन्कोजेनेसिटी। ऑन्कोजेनेसिटी कैंसर काउज कर सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आपका हो जाएगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता, इसको हम लोग किसिंग डिजीज़ या फिर ग्लैंडुलर डिजीज़ भी बोलते हैं। किसिंग डिजीज़ या ग्लैंडुलर डिजीज़ भी बोलेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये किस करने से काउज हो सकता, ये अफेक्ट करेगा जनरली यंग एडल्ट को अफेक्ट करेगा, चिल्ड्रंस में कोई अफेक्ट नहीं करता। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गया आपको, ये हेडेक होगा, फीवर होगा, मेलाइज होगा, फिर सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगा, फिर हिपेटोस्प्लेनोमेगाली हो जाएगा, लीवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, साथ साथ क्या हो जाएगा, रैसेस डेवलप कर जाएंगे। किसकी वजह से, एम्पिसिलिन थेरेपी को कॉन्टिन्यूस लेने की वजह से रैसेस डेवलप कर जाएंगे। और ये क्या है, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस काउज करेगा। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस काउज करेगा। ये एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस क्या है आपका, ऑटो एंटीबॉडीज रिएक्टिव टू टी सेल, ऑटो एंटीबॉडीज रिएक्टिव
टू शिप आरबीसी एंटीजन। तो इसमें जो एंटीबॉडीज फॉर्म होने बनेगा उस सिप में जो आरबीसी एंटीजन बनता उसके लिए वो रिएक्टिव होता, उसके लिए ऑटो एंटीबॉडी बनाता। तो इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट थ्रू द पाउल वर्नल टेस्ट। पाउल वर्नल टेस्ट हमने एक जगह और पढ़ा है, किस में पढ़ा है? वर्सिला जोस्टर वायरस में पढ़ा था कि इसमें पाउल वर्नल टेस्ट कर सकते हैं इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस के केस में। तो ये अब आते हैं सेकेंड, आपका हो गया EBV एसोसिएटेड एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज, जिसमें क्या हो जाएगा? बर्किट्स लिम्फोमा हो जाएगा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो जाएगा, हॉटकिंस लिम्फोमा हो जाएगा एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा भी होगा। ठीक है, हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या करता, ये कैंसर कॉज करता, ओरोफेरेंजियल कैंसर कॉज करता, ये बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करता, हॉटकिंस लिम्फोमा कॉज कर सकता। फिर अदर्स में आपका हो जाएगा लिम्फ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। लिम्फ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स को कॉज करेगा जिसका एग्जाम्पल में आपका हो गया ड्यूनकन सिंड्रोम। ड्यूनकन सिंड्रोम, तो ये ड्यूनकन सिंड्रोम क्या है? ये जनरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो कि यंग बॉयज़ को मेनली अफेक्ट करेगा। हो गया। अब नेक्स्ट हो गया आपका ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया में क्या होगा? इसमें टंग, ये टंग में क्या हो जाएगा? रॉट लाइक ग्रोथ हो जाएगा। टंग में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थे उसमें इस तरह से रॉट लाइक ग्रोथ आपको ये देखने को मिलेगा, जिसी को बोलेंगे ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। और लास्ट वन इज द क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसमें अपन लोगों ने क्या क्या देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो पहला होगा आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा, जिसे हम लोग किसिंग डिजीज़ या फिर ग्लैंडुलर डिजीज़ भी कहते हैं। ये जनरली यंग एडल्ट को अफेक्ट करता है, चिल्ड्रंस को अफेक्ट नहीं करता। इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखें कि ये हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, मेलाइज काउज कर सकता है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो सकता है और रैशेस डेवलप करेगा एम्पिसिलिन थेरेपी को लेने से। और एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस काउज कर सकता है किसमें? CDT 8 सेल्स में। और क्या करेगा? एंटीबॉडीज रिएक्टिव, इसका जो ऑटो एंटीबॉडी बनाता है वो रिएक्टिव होता है सिप सेल के आरबीसी एंटीजेंस को, जिसको पाउल वर्नल टेस्ट के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें EBV एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी हो सकता है, जिसमें बर्किट्स लिम्फोमा, फेरेंजियल कार्सिनोमा, हॉटकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा भी होगा। अदर्स में आपको देखने को मिलेगा लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जिसमें एग्जाम्पल में डनकन सिंड्रोम है। ये जनरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो यंग बॉयज़ को जनरली अफेक्ट करता। नेक्स्ट वन इज द ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें टंग और रॉट लाइक टंग में रॉट लाइक एपिथेलियल सेल्स का ग्रोथ हो जाएगा। क्रोनिक, लास्ट वन इज द क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू द लैबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग क्या कर लेंगे कि कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर हम लोग वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है, तो अगर उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम लोग डिटेक्ट कर ले, दैट्स मीन कि हम लोग फाइंड कर सकते कि वो डिजीज़ हमें हुआ था। तो ये एंटीबॉडी डिटेक्शन क्या होता है? ये दो तरह से होता है, एक नॉन स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, तो जो नॉन स्पेसिफिक होगा वो हेट्रोफिल एंटीबॉडी डिटेक्शन होगा, जिसमें पाउल वर्नल टेस्ट हो सकता, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो सकता एंड मोनोस्पॉट टेस्ट हो सकता। ठीक है, पाउल वर्नल टेस्ट, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड मोनोस्पॉट टेस्ट। ठीक है, पाउल वर्नल टेस्ट जनरली क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस होता, नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हम लोग इसको अदर चीज़ में भी ये होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका स्पेसिफिक में हो जाएगा EBV जो एप्स्टीन बार वायरस है उसका उसका एंटीबॉडी को है उसको डायरेक्ट डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिजा के थ्रू कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे डिटेक्ट बाय एंटीबॉडी।
तो दूसरा ELISA कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक दवा, मीन्स PCR वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नाउ कम टू द मॉलिक्यूलर मेथड। तो मॉलिक्यूलर मेथड में क्या होता, EBV DNA को डायरेक्ट डिटेक्ट कर ले, वायरल DNA को डिटेक्ट कर लेते हैं जो काउज कर रहा है EBV डिजीज काउज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिटेक्ट करेंगे PCR के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, और इसके कितने अमाउंट में है, कितने क्वांटिटीज़ में है, इसको रियल टाइम PCR के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जीन को डिटेक्ट करेंगे। तो ये जीन डिटेक्ट कहाँ पर होगा, ये जीन का एक साइट होता, बायोटेक्नोलॉजी में 12th क्लास में हम लोग पढ़ा था बामेच वगैरह। तो वहाँ ये जो बामेच 1W है ये साइट है, और EBNA1 एंड LMP, ठीक है। एंड नाउ कम टू द EBR RNA डिटेक्टेड, EBR को भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। जिसमें किसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे, रियल टाइम PCR के थ्रू। फिर EBV एंटीजन, इसके एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एस्से, ठीक है। तो ये अपन लोग का क्या हो गया, लैबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग कुछ अलग सा नहीं करें जो कि हम लोग ऑलरेडी नहीं जानते। अगर किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ तो उसका एंटीजन हमारी बॉडी में है, उसके एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे। उसके अंदर कोई भी चीज़ क्या किससे बना होता, DNA से बना होता है, तो उसके DNA को डिटेक्ट कर लेंगे, और उसके लिए हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो कौन सा एंटीबॉडी ये किस डिजीज में बन रहा है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, उसमें 2 तरह का एंटीबॉडी डिटेक्शन होगा, एक नॉन स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक में क्या करेंगे, EBV एब्स्टीन बार वायरस को डायरेक्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग ELISA के थ्रू कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसिड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में आपको हेट्रोफिल एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जा सकता है, जिसमें आपको 3 तरह का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉल बर्नल टेस्ट, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट। पॉल बर्नल टेस्ट जनरली हम लोग जान रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट भी करते हैं पॉल बर्नल टेस्ट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर मेथड। अभी तो अपन ने एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लिया, तो क्या क्या डिटेक्ट करना बचा है, DNA को और उसके एंटीजन को। तो इसके DNA को डिटेक्ट करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो मेथड आपका हो गया मॉलिक्यूलर मेथड, जिसमें आपको EBV उसके DNA उसके RNA जो DNA से वो बना उसको डिटेक्ट कर लेते, जो RNA से बना उसको डिटेक्ट कर लेते। तो EBV DNA डिटेक्टेड बाय द PCR, जो कितने क्वांटिटी में बना उसको रियल टाइम PCR के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक साइट पर प्रेजेंट होता, तो वो उस जीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। BAMH 1W एंड EBNA1 एंड LMP। सेकेंड क्या है, EBR RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं बाई रियल टाइम PCR, ठीक है। और अब लास्ट क्या हो गया, अपन ने एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लिया, DNA डिटेक्ट कर लिया, सो क्या डिटेक्ट करना बाकी है, एंटीजन। हाँ, तो EBV एंटीजन को डायरेक्ट डिटेक्ट कर ले बाई डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे। तो यही था। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पॉल बर्नल टेस्ट को इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पॉल बर्नल टेस्ट है क्या। तो जनरली क्या है, ये हेट्रोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट है। इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये किस में करते हैं, सिप से करते हैं। अब सिप के थ्रू कैसे करें, क्या करें, पहले पेशेंट्स को सीरम को लेते जो कि क्या है, इनएक्टिवेटेड ये पेशेंट के सीरम को लेते और उसको डाइल्यूट करते। डाइल्यूशन कितने पे करते, 56 डिग्री पे डाइल्यूट करते 30 मिनट्स तक। और इसमें क्या करते, 1% सिप RBC को मिक्स करते और देन उसको इंक्यूबेट करते 37 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर पे उसको 4 आवर्स तक करते। और ये क्या करते, ये सिप का जो ब्लड है उतनी क्वांटिटी में लेते हैं जितना पेशेंट का सीरम ले रहे, इक्वल वॉल्यूम में लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा एग्लूटिनेशन टाइटर
मोर देन 256 मतलब सिग्निफिकेंट कॉन्सिडर, इसको सिग्निफिकेंटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आता। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में क्या आएगा, हेट्रोफिल एंटीबॉडी नॉन स्पेसिफिक होता इवन प्रेजेंट इन नॉर्मल इंडिविजुअल। ये क्या होता है, हेट्रोफिल एंटीबॉडी जनरली नॉन स्पेसिफिक होता, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट होता है। इसको कंफर्म करने के लिए अपन कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। वो कंफर्मेटरी टेस्ट आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसको मोनोस्पॉट टेस्ट और साथ साथ मोनोस्पॉट टेस्ट के थ्रू इसको कन्फर्म कर सकते। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में ए साइक्लोवीर बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये नाम भी याद हो चुका है, ए-साइक्लोवीर। पेशेंट्स को ऐसे ही रिकमेंड कर देंगे, हर्पीस वायरस हुआ तो ले लो भाई ए-साइक्लोवीर। फिर तो ए-साइक्लोवीर जनरली किस में करता, ओरल हेयरी लिकोप्लेकिया। ओरल हेयरी लिकोप्लेकिया में क्या था, कि हमारे टंग में रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयरी स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जा रहे थे, जिसको ओरल हेयरी लिकोप्लेकिया कर रहे थे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ए-साइक्लोवीर यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ एनाल्जेसिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ करेंगे, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस रिएक्शन में एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या करता है, जनरली बहुत सारे कैंसर्स का यूज़ कर दे रहा, ओरल फेरेंशियल कैंसर का यूज़ कर दे रहा, बर्किट्स लिम्फोमा का यूज़ कर दे रहा, हॉटकिन्स डिजीज का यूज़ कर दे रहा, ठीक है। फिर एंटीबॉडी टू CD20 एंटीबॉडी के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आज का कंप्लीट होता है। इसका हम लोग ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। सो बस 5 मिनट, देखते हैं कितना टाइम लगता है, 5-3-2 मिनट्स। हाँ, तो एप्स्टीन बार वायरस में जो अपन ने स्टडी क्या था कि ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 से बिलोंग करता। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 से बिलोंग कर रहा है। इसका मार्फोलॉजी क्या हो गया, इसके में मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया था। और साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। इंट्रोडक्शन में देखा था कि मेनली काउज होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से, जो कि ह्यूमन में ट्यूमर काउज करता है, जिसमें नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, हॉटकिन्स डिजीज एंड बी सेल्स लिम्फोमा होगा। मॉर्फोलॉजी में अपन ने देखा कि इसका फैमिली हर्पिस वायरिडी है, इसका सब फैमिली गामा सब फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हर्पिस वायरिडी है। ये तो इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा। इसमें 3 क्लासेस का एंटीजन देखने को मिलेगा। एक आपका हो गया लेटेंट एंटीजन, आपका लेटेंट एंटीजन हो गया, अर्ली एंटीजन हो गया और लेट एंटीजन हो गया। लेटेंट एंटीजन में क्या होगा, EBV न्यूक्लियर एंटीजन होगा, जिसको EBV बोलेंगे, और लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने को मिलेगा। अर्ली एंटीजन में जो प्रोटीन होगा वो नॉन स्ट्रक्चरल होगा। लेट एंटीजन में आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जनरली वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैप्सिड का फॉर्मेशन करता और एनवेलप का फॉर्मेशन करता ना। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि ये जो मेनली जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है वो ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड का इसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, सैलिवरी इंसिक्रेशन इन्फेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, EBV रिसेप्टर बाइंड करता CD21 और CR2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, CD21 और CR2 रिसेप्टर ये B सेल्स में प्रेजेंट है। तो B सेल के CD21 एंड CR2 रिसेप्टर्स ये जा करके बाइंड कर जा रहा, और ये जनरली फेरेंजियल और एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट है। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शंस काउज करेगा। तो प्राइमरी इन्फेक्शंस ओरोफेरिंक्स होगा। इसमें EBV वायरस रेप्लिकेट करेगा एपिथेलियल सेल्स पे और B सेल्स के सरफेस पे, जिसमें क्या होगा, ये फेरिंग्स एंड सैलिवरी ग्लैंड में जनरली देखने को जाएगा। तो भी B सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, तो वायरस ने B सेल को इन्फेक्ट कर दिया, B सेल्स इमॉर्टलाइज्ड हो गया, जिसने सिंथेसिस कर दिया इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी का सिंथेसिस कर दिया, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडी जो होते हैं आउटर एंटीबॉडी होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आपको हेट्रोफिल एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ RBC एंटीजन के लिए ऑटो एंटीबॉडी होते। लास्टली ये स्टिमुलेट कर देगा CD8 T लिम्फोसाइट्स को, CD8 ये जो CD8 है, CD8 इसको एक्टिवेट कर देगा। तो मतलब इसको ट्रीटमेंट के लिए
हम लोग यूज़ कर सकते हैं CD8 T लिम्फोसाइट्स को। और लास्ट में क्या होता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगा और इसमें ऑन्कोजेनिसिटी देखने को मिलेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा, जिसको किशिंग डिजीज़ और ग्लैंडुलर डिजीज़ भी बोलेंगे। अफेक्ट करेगा यंग चिल्ड्रंस को, यंग एडल्ट को अफेक्ट करेगा, चिल्ड्रंस को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक में अपन देख सकते हैं कि हेडेक, फीवर, MLIA, सर्वाइकल लिम्फोएडेनोपैथी, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली और रैशेस डेवलप करेंगे, जो कि एम्फिसिलिन की थेरेपी को लेने की वजह से होगा। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होगा CD8 T सेल्स में एंड ऑटो एंटीबॉडी रिएक्टिव होगा इसमें ESC RBC एंटीजन के लिए, जिसको हम लोग पाउल बर्नल टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, EBV एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी होगा। मैलिग्नेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगा बर्किट्स लिम्फोमा, नेसोफेरेंशियल कार्सिनोमा, हॉटकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। अदर्स में होगा लिम्फ प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स होगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डनकन सिंड्रोम, जो कि एस लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जनरली यंग बॉयज़ को ही अफेक्ट करेगा। और आपको ओरल हेरी लिकोप्लेकिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, टंग में रॉट लाइक ग्रोथ हो जाता है उसके एपिथेलियल सेल्स में। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग इसका एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, वायरल DNA डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे वो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक दोनों तरह का होता। तो स्पेसिफिक में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट EBV स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लेंगे, वाई इलीजा और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे डिटेक्ट एंटीबॉडी के थ्रू। नॉन स्पेसिफिक में जो हो जाएगा वो आपका हेट्रोफिल एंटीबॉडी डिटेक्शन होगा, जिसमें पाउल बर्नल टेस्ट, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड मोनोस्पॉट टेस्ट करेंगे। सेकंड इज द DNA को डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें EBV DNA एंड EBR RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं। EBV DNA को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग PCR यूज़ कर सकते हैं और रियल टाइम PCR कर सकते हैं। रियल टाइम PCR के थ्रू क्या करेंगे, इसको क्वान्टिफाइज कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में ये इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें जो जिनको डिटेक्ट करेंगे वो BAMH1W एंड EBN-A1 एंड लैम्प के साइट पे डिटेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट EBR RNA को डिटेक्ट करेंगे भाई रियल टाइम PCR। सेकेंड एंटीजन डिटेक्ट कर लेंगे थ्रू डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। नाउ कम टू द पाउल बर्नल टेस्ट। ये क्या है, ये है हेट्रोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट है। जिसका प्रोसीजर में क्या करेंगे, पेशेंट्स के सीरम को लेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, फिर उसको सीरियल डाइल्यूशन करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए और इसको मिक्स कर देंगे। ये सिप के RBC से 1% सिप RBC से मिक्स करेंगे। याद रखिए इक्वल वॉल्यूम में ही दोनों को लेना है, मीन्स ये पेशेंट्स के सीरम को एंड सिप के RBC को। देन इसको इंक्यूबेशन मशीन में डाल देंगे और 37 डिग्री सेल्सियस तक को इंक्यूबेट करेंगे 4 आवर्स के लिए। और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एक ग्लूटेशन टाइटर कंसंट्रेशन बनेगा, जो कि मोर देन 256 तक कंसीडर होगा सिग्निफिकेंटली। इसमें फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होता है क्योंकि हेट्रोफिल एंटीबॉडी नॉन स्पेसिफिक होता है, इवन ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी फाइंड होता। जिसको कंफर्म करने के लिए डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एनाल्जेसिस यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के रिएक्शन में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एसाइक्लोविर यूज़ करेंगे, जो कि ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया रिएक्शंस में यूज़ करेंगे। एंड लास्ट एंटीबॉडी के थ्रू इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन सा एंटीबॉडी इसमें करेंगे, CD20 एंटीबॉडीज के थ्रू कर देंगे। सो हम आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर सीइंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ। वैसे मैं सोच रही कि हमारी नेक्स्ट वीडियो वो HIV इन्फेक्शंस, एड्स या हेपेटाइटिस के ऊपर होगी। वैसे आप अपना बता सकते हैं कि आपको क्या स्टडी करनी है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।